डियर स्टूडेंट, एसएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रासंगिक क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन, है ना। एक ऐसा प्रयोग करना है आपको जिसके द्वारा सिद्ध हो जाए कि प्रासंगिक क्रिया होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि प्रासंगिक क्रिया में जो विलायक का प्रवाह है वो कम सांद्रता के विलयन से, माने पतले विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होता है ना। और विलायक का यह फ्लो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर होता है। माने विलायक कहाँ से प्रवाहित होता है? अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित होता है। परासरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो शब्द ऑस्मोस का अर्थ है धकेलना। क्या होता है? धकेलना, है ना। तो यहाँ पर पानी को धकेला जाता है अंदर की, है ना। तो परासरणीय क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। या फिर ऐसा प्रश्न आता है कि थिसल फनल प्रयोग के द्वारा परासरण की क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी में भी लगता है ना। ये बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो हम क्या कहते हैं इसके लिए? सबसे पहले हम एक थिसल फनल लेते हैं, ठीक है। थिसल फनल के निचले सिरे पर धागे की सहायता से क्या बांध देते हैं? अर्धपारगम झिल्ली बांध देते हैं। अब थिसल फनल के अंदर शक्कर या नमक का सांद्र विलयन भर देते हैं। ऐसा विलयन भरना है जिसकी सांद्रता जल से अधिक हो। और थिसल फनल को स्टैंड की सहायता से उल्टा करके एक बीकर में लटका देते हैं और बीकर में जल भर देते हैं। जल कैसा होता है बेटा? कम सांद्र होता है। जहां तक आपने शक्कर का विलयन भरा है वहां तक आप मार्कर से एक निशान लगा देते हैं। मार्कर आता है, मार्कर से हम क्या करेंगे? कांच पर निशान लगा देंगे और थोड़ी समय तक उपकरण को छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है? परासरण की क्रिया में विलायक माने जल का प्रवाह कम सांद्रता से। तो ये विलयन कैसा है? ये क्या है? विलयन है नहीं वास्तव में, तो विलायक है। तो ये सबसे कम सांद्र है। तो विलायक का प्रवाह अंदर से बाहर से अंदर की ओर थिसल फनल में होने लगता है। माने अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जो जल है वो थिसल फनल के अंदर प्रवेश करने लगता है, जिससे शक्कर या नमक का जो सांद्र विलयन है उसका तल धीरे धीरे ऊंचा होना शुरू हो जाता है, यहां तक ऊंचाई तक आ जाता है, ठीक है। तो अगर प्रयोग को ज्यादा लंबे समय तक करते रहेंगे तो इतना ऊंचा आ जाएगा कि शक्कर का विलयन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परासरण क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं कैसी ना हो जाए? समान ना हो जाए। यदि दो विलयनों की सांद्रताएं समान है और उन दोनों विलयनों के बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दें तो विलयन का विलायक का प्रवाह किसी भी ओर नहीं होता। तो इस प्रकार से जो एच ऊंचाई तक विलयन ऊपर तक आ जाता है, इस क्रिया के द्वारा सिद्ध होता है कि परासरणीय क्रिया संपन्न होती है। और परासरणीय क्रिया में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। तो इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं? थिसल फनल प्रयोग कहते हैं। एक या दो बार शायद पेपर में भी आ चुका है। आप अपनी सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं। हम फिर बोल रहे हैं आपको। तो एक थिसल फनल लेते हैं, ठीक है। थिसल फनल के निचले सिरे पर अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। अर्धपारगम झिल्ली के रूप में चर्मपत्र या बकरे की या मूत्राशयी झिल्ली का प्रयोग करते हैं या सेलोफेन की झिल्ली का उपयोग करते हैं। अब थिसल फनल के अंदर शक्कर या नमक का गाढ़ा विलयन भर देते हैं, ठीक है। थिसल फनल को एक स्टैंड की सहायता से जल से भरे बीकर में उल्टा लटका देते हैं। कुछ देर बाद परासरणीय क्रिया प्रारंभ हो जाती है और विलायक माने जल का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली में से होकर बाहर से अंदर की ओर होने लगता है, जिससे शक्कर या नमक के सांद्र विलयन का जो तल है, लेवल है, वो लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाता है और एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ठीक है। यह एच ऊंचाई बताती है कि परासरणीय क्रिया अर्धपारगम झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। परासरणीय क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली अत्यंत अनिवार्य होती है। तो आप ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाएगा अपनी भाषा में लिखा हुआ। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन अबे नॉलेट ने किया था, है ना। तो इनका नाम ध्यान किए रहना, जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कभी कभी। अबे नॉलेट ने परासरणीय क्रिया का सबसे पहली बार अध्ययन किया था, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है अर्धपारगम झिल्ली क्या है ना। हमने आपको कल पढ़ाया था अर्धपारगम झिल्ली के बारे में। अर्धपारगम झिल्ली में आपको लिखना है कि जीव जगत में, है ना,
जीव जगत में झिल्लियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम जीव झिल्ली भी बोलते हैं, है ना, जंतु झिल्ली भी बोलते हैं, है ना। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं, आयतपारगम झिल्ली कहलाती है। हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आयतपारगम झिल्ली के बीच में छोटे छोटे से क्या होते हैं बेटा, छिद्र होते हैं। विलेय के अणु आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो विलेय के अणु इन छिद्रों को पार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन विलायक के अणु आकार में कैसे होते हैं, विलायक के अणु आकार में छोटे होते हैं, इसलिए विलायक के अणु झिल्ली को पार कर जाते हैं। तो विलयन में बताया था हम दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलायक के अणु तो पार हो पा रहे हैं, विलेय के नहीं। तो विलयन के आधे घटक पार हो रहा है, आधे घटक पार नहीं हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, आयतपारगम झिल्ली। सेमी माने आधा, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको लिखना है कि प्रकृति में जंतु एवं पौधों में ये झिल्लियां पाई जाती हैं। और कोशिकाओं के चारों को, जैसे कोई कोशिका है, आपने पढ़ी होगी कोशिका के बारे में, कोशिका के बीच में क्या होता है, नाभिक या केंद्रक, और बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, के नाम से बोला जाता है। ध्यान देना है आपको। इसी को हम आयतपारगम झिल्ली माने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को आप क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। शॉर्ट में इसको SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो आपकी परिभाषा हो गई, ऐसी झिल्ली जिसमें से होगा विलायक के अणु ही पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं, आयतपारगम झिल्ली कहलाती है। और आपको ये ध्यान देना है कि परासरण के लिए, परासरण की क्रिया के लिए आयतपारगम झिल्ली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है ना। माने बिना आयतपारगम झिल्ली के परासरण की क्रिया संपन्न नहीं होती। ये झिल्लियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये झिल्लियां प्रायः जीव जगत में पाई जाती हैं, जैसे चर्मपत्र, चर्मपत्र को बोलते हैं चमड़ा, बताया था हमने, बकरी या सुअर के मूत्राशय की झिल्ली, ठीक है। ये झिल्लियां कैसी हो गई, ये प्रकृति हमको दे रही है, नेचर हमको दे रहा है, काय के रूप में, या तो पौधों के रूप में या जंतुओं के रूप में। तो जो नेचर देता है उसे बोलते हैं हम क्या, प्राकृतिक। दूसरी झिल्लियां हैं कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली। कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली का उपयोग हम प्रयोगशाला में सर्वाधिक करते हैं, ठीक है। कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनमें भी परासरण की क्रिया संपन्न होती है। ये है सेलुफेन, ध्यान देना आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, Cu2, इसको आगे पढ़ाएंगे हम, Cu2FeCN का होल 6, ये है कॉपर फेरोसाइनाइड और सेलुलोज एसीटेट, है ना। इस प्रकार से दो प्रकार की आयतपारगम झिल्लियां होती हैं, प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली जो हमें जंतुओं से या पौधों से प्राप्त होती है, और कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाई जाती है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट सेक्शन बता रहे हैं। तो अब हम लेके आए हैं क्या, विसरण क्या है ना। तो विसरण बिल्कुल सिंपल क्रिया है, ये परासरण की विपरीत होती है, ठीक है। इसमें किसी पदार्थ का, पदार्थ माने विलेय हो सकता है, इसमें किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। और ये ध्यान देना है कि ये प्रवाह स्वतः होने लगता है, स्वतः। इस प्रवाह के लिए आयतपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो जब कोई पदार्थ है ना अधिक सांद्रता से कम, ध्यान देना परासरण की विपरीत क्रिया है, परासरण तथा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, इसमें लिखा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाले पदार्थ का स्वतः प्रवाह है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, इसके कई दैनिक जीवन में उपयोग हैं, दैनिक जीवन में आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने एक टब में या बाल्टी में पानी लिया, ठीक है, उस पानी में आपने डाल दिया क्या, इंडिगो, नील, तो आप देखेंगे नील की बूंद जैसे अंदर जाएगी धीरे धीरे फैलना पानी में शुरू हो जाएगी। तो नील में नील की सांद्रता कैसी है, नील में नील की मात्रा कैसी है, मात्रा मीन्स सांद्रता कैसी है, नील अधिक। और जो स्वच्छ पानी है, पानी में सांद्रता कैसी है, कम, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, नील पानी में धीरे 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 वितरित हो जाएगा। आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं, एक बाल्टी में पानी लिया, लेकिन ध्यान देना पानी शांत हो, शांत माने हिल ना रहा हो, फिर उसमें 1 या 2 ड्रॉप नील की डालें, तो धीरे धीरे पूरी बाल्टी में
जो नील है वो वितरित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जब कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, स्वतः माने अपने आप, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। एक बात और, परासरण की क्रिया हम आगे पढ़ाएंगे आपको। परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में हो सकती है। यदि परासरण की क्रिया में बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में हो जाती है, लेकिन विसरण की क्रिया विपरीत दिशा में नहीं होती। मतलब पानी में से आप नील को बाहर एकत्रित बूंद के रूप में नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि किसी कमरे के कोने में, ये है सेंट, ठीक है, यदि किसी कमरे के कोने में सेंट की शीशी का ढक्कन खोल दें तो आप देखेंगे सेंट की शीशी में सेंट की मात्रा किसी है? अधिक। हम कहेंगे कि सेंट की सांद्रता कितनी है? कैसी है? सेंट की सांद्रता अधिक है। और कमरे में सेंट की मात्रा कैसी है? कम। कम क्या है ही नहीं, है ना, तो बहुत कम है। तो अपने आप सेंट कमरे में निकलना शुरू हो जाएगा और पूरे कमरे में जो सुगंध है ना, वो फैल जाएगी। यह क्रिया की क्या है? विसरण है। अब विसरण में परासरण में अंतर क्या है तो आपको ये देखना है। हम आपको आगे लिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो विसरण की क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रश्न आता है विसरण क्या है, बेसिकली ये सब चीजें बायोलॉजी में है ना, बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री में है, ये आ गई हैं, नहीं तो मुख्य तो ये बायोलॉजी की है। तो विसरण की क्रिया में क्या है आपको सीधा लिखना है कि जब पदार्थ का प्रवाह है, ठीक है, जब पदार्थ का प्रवाह है अधिक सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, माने कम सांद्रता की ओर होता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल तो आप कह सकते हैं जब हम पानी में नील की बूंद को डालते हैं तो पूरे पानी में धीरे धीरे नील वितरित होने लगता है, यह क्रिया विसरण कहलाती है। उसी प्रकार यदि इत्र मीन्स सेंट, यदि इत्र की शीशी को कमरे के कोने में खुला छोड़ दिया जाए तो इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, यह क्रिया भी किसी कारण होती है? विसरण के कारण होती है। ठीक है, अब विसरण परासरण में हम देखेंगे क्या अंतर। तो अंतर्मुख अंतर क्या है हम आपको बता रहे हैं, जो प्रमुख अंतर है कई बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण और विसरण में अंतर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर अभी आप दोनों समझ चुके हैं, परासरण भी समझ चुके हैं, विसरण भी, तो अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें परासरण की क्रिया बताई थी हमने आपको, इसमें अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, और विसरण में आप लिखेंगे अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। परासरण की क्रिया में बताया था आपको, विलायक का प्रवाह एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल। जैसे आप यहां पर बिलियन भर दें, है ना, वो 2 बिलियन है, वो दोनों बिलियनों के बीच में क्या लगा दिया आपने? अर्ध पारगम झिल्ली। यहां बिलियन कैसा है? ये मान लो अधिक सांद्र बिलियन। कैसा बिलियन है? अधिक सांद्र। ये कैसा है? जल है। तो विलायक का प्रवाह केवल जल से बिलियन की ओर होगा, एक दिशा में, है ना। जबकि जो विसरण है, विलेय और इसमें विलेय और विलायक दोनों का प्रवाह हो सकता है और बहुत इसलिए होता है, अभी बताया था हमने आपको। जैसे आप सेंट की शीशी रख दें कमरे में तो चारों दिशाओं में, है ना, सेंट का प्रवाह होने लगता है। इसमें विलायक का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, माने निम्न सांद्रता माने पतले विलियन से गाढ़े विलियन की ओर होता है। जैसे ये मान लो कैसा है? कम सांद्र, तो ये होगा। इसमें उल्टा होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सेंट की शीशी में सेंट कैसा होता? अधिक सांद्र होता, माने गाढ़ा होता, सेंटिसेंट होता। बाहर वायुमंडल में सेंट बिल्कुल नहीं होता, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। यह क्रिया केवल बिलियनों में होती है, ये ध्यान देना है आपको कि जो विसरण परासरण क्रिया है केवल बिलियनों में होती है और इनमें केवल विलायक का प्रवाह होता है। और यह क्रिया गैस में भी हो सकती है, जैसे सेंट है तो वो लिक्विड में जब बाहर निकलता है तो गैस ही है, और बिलियन दोनों में होती है ना। हमने नील की बूंद डाली थी तो बिलियन बन गया था। अगर आप घर पे देखें रसोई गैस में सिलेंडर रखा है तो सिलेंडर की गैस की बदबू आती है, तो वो विसरण के कारण आती है। जितनी भी स्मेल्स होती हैं सभी स्मेल काय की वजह से आती है? विसरण की वजह से। आप इसमें एक अंतर और लिख सकते हैं ना, कि जो परासरण की क्रिया है उसको विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका जा सकता है, ठीक है, और जो विसरण की क्रिया है इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता। ये क्रिया आप रिवर्सिबल नहीं कह सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब है बेटा परासरण का महत्व व अनुप्रयोग, है ना। परासरण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला है जैम, जेली, अचार व मुरब्बा के परिरक्षण में। तो आपने गौर किया होगा, हम आम का अचार डालते हैं, मुरब्बा डालते हैं आंवले का। तो जो आम का अचार है, तो आम का अचार जैसे मान लो ये है आम, तो आम पूरा कैसे बना है? कोशिकाओं से,
वो कोशिकाओं में क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। तो चाहे आंवला हो चाहे आम हो, यह तो सभी कौन से पादप उत्पाद है, माने प्लांट के प्रोडक्ट हैं सभी फल। तो क्या कहते हैं, मुरब्बा बनाने के लिए इतना सांद्र विलयन लेते हैं कि कोशिकाओं की सांद्रता और शक्कर की सांद्रता कैसी हो, समान। तो ना तो आम से पानी बाहर आएगा और ना ही आम के अंदर पानी जाएगा। समझ रहे होंगे आप पूरा जो आम है वो आम में क्या है, पल्प जिसे बोलते हैं हम गूदा, पल्प को क्या बोलते हैं, गूदा। तो इसमें पल्प में जो सांद्रता है नमक की, उसका के अंदर जो सांद्रता है उतना ही आपको सांद्रता में क्या डालना है, नमक। अगर आप अचार डाल रहे हैं उतनी ही सांद्रता में आपको शक्कर डालनी है अगर आप क्या बना रहे हैं, आंवले का मुरब्बा। तो सांद्रता समान होने की वजह से क्या होगा, ना तो विलायक का प्रवाह बाहर से अंदर की ओर होगा, समझ रहे हैं, और ना ही विलायक का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होगा। अर्थात ना तो अंतःपराशरण होगा ना ही बाह्य पराशरण, फलस्वरूप ना तो अचार फूलेगा और ना ही सिकुड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यदि आप आम का एक टुकड़ा काटकर पानी में डाल दें तो आप देखेंगे 1 या 2 दिन बाद वो सड़ने लगेगा। तो सड़ाता कौन है, सड़ाते हैं क्या, बैक्टीरिया। देखो आप, ये है बैक्टीरिया। ठीक है। तो जब आम को काट के आप अचार में डालते हैं तो आम में बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो क्या कहते हैं, अचार को सड़ा देते हैं। तो जब आप अचार डालेंगे तो अचार में क्या डालेंगे, साथ में अधिक मात्रा में नमक डालते हैं, मुरब्बा डालेंगे तो शक्कर डालेंगे, तो बाहर विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा विलयन, माने अधिक सांद्र विलयन। ठीक है, अधिक सांद्र। और बैक्टीरिया के अंदर क्या है, कोशिका द्रव। कौन सा द्रव है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कैसा है बैक्टीरिया का, शक्कर की तुलना में या नमक की तुलना में कम सांद्र है। तो अपने आप कोशिका द्रव का जल नमक में या शक्कर में आ जाएगा, जिससे बैक्टीरिया की जो कोशिका है ना, कोशिका है बैक्टीरिया की, वो सिकुड़ जाएगी या कुंचित हो जाएगी, धीरे धीरे और सिकुड़ जाएगा बैक्टीरिया। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया भाई साहब की मौत हो जाएगी, है ना। इस क्रिया को, इसमें क्या हुआ, अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं हम, कोशिका के द्रव को कोशिका द्रव। कोशिका द्रव और प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक सबको मिला के हम बोल देते हैं जीव द्रव। आपने अगर 11th में पढ़ा हो तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, जीव द्रव का कुंचन हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम प्लाज्मोलिसिस। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अचार और मुरब्बा क्यों नहीं सड़ते, तो जो अचार मुरब्बा में जो जीवाणु होते हैं, है ना, जब वो अधिक सांद्र विलयन में पहुंचते हैं तो अपने आप उनकी कोशिका का जल बाहर निकल आता है, जिससे कोशिका द्रव तथा या फिर कहते हैं जीव द्रव कुंचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को हम जीव द्रव कुंचन कहते हैं। फलस्वरूप बैक्टीरिया की मौत हो जाती है, जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए अचार मुरब्बा सड़ता है। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। जैम जेली, अचार मुरब्बा, जैम जेली भी आते हैं, कांच की बरनी में आते हैं, ये सब रेडीमेड फूड मान लो आप इनको, है ना, बाजार में अवेलेबल होते हैं, चटनी जैसे होते हैं। तो इनके परिरक्षण में, ताकि इनमें कोई जीवाणु उत्पन्न हो। फिर इसके बाद है जैविक महत्व। पराशरण का जैविक महत्व क्या है ना। तो पराशरण का जैविक महत्व बहुत ज्यादा है। एक तो जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बड़े पेड़ पौधों में आपने पढ़ा होगा बीच में एक वेसल्स होती है, नली होती है। इस नली को आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्या, जाइलम। तो जाइलम में से क्या होता है, जल ऊपर की ओर गमन करता है, परिवहन करता है ना। इस प्रकार पराशरणीय क्रिया द्वारा जो जल है उस जल का परिवहन पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर होता है। बहुत ताकतवर एक क्रिया होती है, सामान्य क्रिया मत माने इसे आप, है ना। इस पर जल का अंदर परिवहन के द्वारा होता है, पराशरणीय क्रिया द्वारा होता है। जाइलम में कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं, है ना, उसमें नली के आकार की होती हैं कुछ नलियां, कुछ चल्ली के आकार की होती हैं, सीप ट्यूब पड़ी होंगी आपने, उनमें पराशरणीय क्रिया होती है, जिसके द्वारा जल, आपको सीधा लगना है कि पेड़ पौधों में जल का परिवहन, है ना, काय के द्वारा होता है, पराशरणीय क्रिया के द्वारा। अब इसके अलावा और देखें आप, पराशरण की क्रिया द्वारा पत्तियां होती हैं, पत्तियों की निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। तो जैसे ये लीफ है, पत्ती है, और पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं। ये छेद दिन में खुल जाते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं।
और कई पौधों में ऐसे होते हैं रात्रि में खुल जाते, दिन के समय बंद होते हैं, कई प्रकार के प्लांट होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा कब खुलना है, कब, जैसे मान लो एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा के चारों ओर होती हैं सेल, है ना, इन सेल में होता है कोशिका द्रव। तो जब इन सेल का पानी बाहर निकल जाता है तो सेल सिकुड़ जाती है, माना फ्लैशर हो जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। और जब इन सेल के अंदर बगल की कोशिकाओं से पानी अंदर आ जाता है परासरणी क्रिया द्वारा, है ना, तो ये कैसी हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है। इसी प्रकार आपने देखे होंगे पुष्प, कई पुष्प ऐसे होते हैं जो शाम के समय बंद हो जाते हैं और सुबह के टाइम पर फिर खुल जाते हैं, जैसे कमल, लोटस। तो जो उनमें पंखुड़ियां होती हैं, जिनको हम कैलेक्स क्लोरा बोलते हैं, है ना, उनमें यही होता है, परासरणी क्रिया द्वारा उनके अंदर पानी भर जाता है, जिससे वो तन जाती है। तनने को बोलते हैं हम क्या, टर्जिड हो जाती है ना, और शाम के समय उनका पानी बाहर निकल आता है, जिससे वो फ्लैशड हो जाती है। यही क्रिया अगर आपने पढ़ा हो, एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग पौधा पढ़ा होगा, यदि पढ़ा हो तो, छुई मुई। छुई मुई में आपने देखा होगा पत्तियों को अगर आप टच कर लें तो उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो उनमें भी परासरण के द्वारा पत्तियों की जो बीच में छड़ होती है, ऐसी होता है, उसमें रैकेस टाइप का होता है, ऐसा ऐसा। तो इस रैकेस में ये पत्तियों का जो पानी है रैकेस में चला जाता है, काय के द्वारा, परासरणी क्रिया द्वारा पत्तियां बंद हो जाती है, इसी को छुई मुई बोलते। वैसे इसका बॉटनिकल नेम है माइमोसा पुदिका, है ना, छुई मुई, लाजवंती, शर्मीली, इसके कई नाम हैं। तो ये परासरण का क्या है, जैविक महत्व। इसके अलावा आपने देखा होगा मेडिकल लाइन में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि आपने अपना रक्त दिया, रक्त आदान प्रदान होता, तो रक्त को भी नमक के विलयन में रखते हैं। रक्त में कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, है ना। तो साथ में 0.85% उसमें नमक का जलीय विलयन बना देते हैं। नमक का जलीय विलयन आरबीसी कोशिका के साथ कैसा होता है, समपराशरी। हम ये आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, समपराशरी क्या होता है। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब कैसे हो, सांताएं कैसी हो, समान हो, जिससे विलायक का प्रवाह किसी भी ओर ना हो। तो ना तो ये आरबीसी कोशिका सिकुड़ेगी, ना ही आरबीसी कोशिका फूलेगी। ठीक है, तो जो बाहर का नमक का विलयन है इसकी सांता और आरबीसी के कोशिका द्रव की सांता कैसी होनी चाहिए, समान। तो यदि दो ऐसे विलयन हैं, जैसे हम देखना, ये हैं दो विलयन, बीच में लगा दिया आपने क्या, अल्फागम जल्दी, दोनों ओर दो विलयन भर दिए, जिनकी सांताएं कैसी हैं, समान है। समान सांता का मतलब जानते हैं क्या होता, जिनमें विलय की मात्राएं कैसी हैं, समान। तो विलायक का प्रवाह ना तो लेफ्ट साइड होगा और ना ही राइट साइड होगा, दोनों विलयनों में विलायक का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे विलयन कहलाते हैं समपराशरी विलयन, अर्थात जिनके क्या हो, परासरण दाब समान। तो इसी के साथ परासरण का जैविक महत्व खत्म हुआ। और भी परासरण के कई महत्व हैं, आपने देखा होंगे, सलाद काटते हैं, है ना, सब्जियां काटते हैं, शादी ब्याह में गए होंगे आप तो सलाद दिन में काट देते हैं और रात में खाने को देते हैं। तो सलाद को क्या कहते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, काट के पानी में डाल देते हैं, ताकि उनका पानी अगर जो बाहर निकल गया है वो पानी परासरणी क्रिया द्वारा पुनः सलाद में आ जाए, है ना, ताकि सलाद जहां की तहां उसी अवस्था में बनी रहती है। तो परासरणी क्रिया आपने पढ़ा दी है, आपको परासरण का जैविक महत्व भी पढ़ा दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको क्या, परासरण दाब। और परासरण दाब ही कैसा था, अणुसंख्यक गुणधर्म था, ये ध्यान देना है बेटा। अकेली परासरणी क्रिया अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं थी, परासरण दाब क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, जो कल हम आपको वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ आप लोगों के कमेंट नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिनों बाद हम बायोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, है ना, इसके बाद बायोलॉजी भी शुरू कर देंगे इसी चैनल पर। तो आप लोगों का भरपूर सहयोग मिले और आप बताते चलें कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।